Hey, what's up guys? Welcome back. Once again, so दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ओशियन। तो कहानी की शुरुआत में हम ओशियन के बीचों बीच में एक लाइफ बोट को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं। उनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कई दिनों से ना तो खाया है और ना ही कुछ पिया है, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें किसी और चीज का डर है। पर आखिर वो क्या चीज है, इसके लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। समय चल रहा है 1982 का, जगह है मैरीलैंड। जॉन नाम का आदमी जिसकी एक सेलिंग बोट है, वो अपनी गर्लफ्रेंड मैक के साथ सेलिंग करने आया है। पर उसी दौरान उसके पास ब्रैड नाम का आदमी आता है जो उनसे कहता है कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ सेलिंग करने, क्योंकि मेरा हमेशा से एक सपना रहा है। तो हम आपको बता दें कि सेलिंग एक तरह का स्पोर्ट होता है जिसमें छोटी छोटी याच होती हैं जिनकी आपस में रेस होती है, और उसी रेस की प्रैक्टिस के लिए आज ये लोग जा रहे हैं। वेल अब मैक जॉन को कन्विंस कर लेती है उसे ले जाने के लिए, तो वो उसे अपने साथ रख लेता है, जिसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं। उसी रात हम दो और लोगों को भी देखते हैं जो पहले से ही बोट पर मौजूद थे, जिनके नाम थे मार्क और डेबिलिना। सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि मार्क कहता है कि आते टाइम हम लोग बोट को स्पॉटलैंड पोर्ट से होकर ले जाएंगे, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे भी साथ लाना चाहता हूँ। लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उस साइड सोमालियन जहाज होते हैं जो इन्हें पकड़ भी सकते हैं और साथ में इन्हें वहाँ बड़ी बड़ी लहरों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। अब इस बात से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, पर डेबिलिना हंसने लगती है क्योंकि ब्रैड एक भी सेकंड अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह पाता। उसके जाने के बाद जॉन ब्रैड से कहता है कि हमें ब्रैड को संभालना होगा, वो बहुत ही गुस्सेल किस्म का आदमी है, उसकी वजह से मैं अपनी ये पूरी ट्रिप खराब नहीं कर सकता हूँ। अब इसके बाद ब्रैड याच के ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है और वहीं कुछ देर तक खड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे तेज हवाएं महसूस होती है। तब उसकी नजर याच के ऊपर लगे विंड मीटर पर पड़ती है जो तेजी से मूव कर रहा था, जिसे वो समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम उस कोस्ट गार्ड को देखते हैं जिन्हें अब खबर मिलना शुरू हो गई थी कि उनकी तरफ एक बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन अभी तक जॉन और उसकी टीम को इस बारे में पता नहीं चल पाया था। अब अंधेरा हो जाता है और अब धीरे धीरे बारिश ने अपनी रफ्तार में तेजी भी कर ली है। जॉन नीचे आके मार्क से होश में रहने को कहता है ताकि अगर कोई वार्निंग रेडियो पर आए तो वो उसे बता सके, लेकिन वो इतनी नशे में होता है कि उसे बातें समझ ही नहीं आती, जिस वजह से जॉन ऊपर चला जाता है जहाँ भी उसकी टीम के और लोग जैसे तैसे करके याच को संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि तूफान की हवा से वो बहुत ही तेज से हिले जा रही थी। दूसरी ओर कोस्ट गार्ड अब उस एरिया में जो भी बोट या शिप मौजूद थी उन्हें वार्निंग देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इनकी रेडियो में ये वार्निंग आती है तो मार्क सो रहा था, जिस वजह से वो सुन नहीं पाता। ऊपर से सब लोग चिल्ला रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा डर लगा हुआ था कि कहीं ये बोट पलट ना जाए। इसी दौरान एक तेज का झटका आता है जिसे कोई बड़ी सी चीज बोट से टकराती है। इस झटके की वजह से बोट के नीचे सारी चीजें टूटने लगती है, जिसके शोर से मार्क उठ जाता है और वो कोस्ट गार्ड की वार्निंग को सुन लेता है। फिर वो फौरन ऊपर जाकर इस बारे में जॉन को बताता है, जो नीचे आकर सबसे पहले रेडियो पे खुद के लोगों के लिए मदद मांगता है। उसके पीछे पीछे मैक भी नीचे आती है, लेकिन तभी उसके पैर में ओवन का गेट से एक कट लग जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और ये देखकर जॉन फौरन रेडियो मार्क को देता है और उसकी पट्टी करता है। इसी बीच कोस्ट गार्ड का हेड आता है जिसने जॉन को जानता था। उसकी आवाज सुन के वो फौरन रेडियो को ले लेता है और उसे अपनी लोकेशन और सिचुएशन बताने को कहता है। वो जॉन को बताता है कि अभी तुम्हें कम से कम 3 घंटे वेट करना होगा और इसके बाद वहां से थोड़े कॉमर्शियल शिप गुजरेंगे, जिसके बाद ही कुछ हो सकता है। पर जॉन कहता है कि इतनी देर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो गार्ड कहता है कि ठीक है, रुको मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वो फिर से डेक पर जाता है और बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर आती है जिसके सामने उसकी बोट कुछ नहीं थी और कुछ ही देर में इनकी बोट उसमें समा जाती है। अगले पल हम देखते हैं कि जॉन की पूरी टीम पानी में होती है और उसकी बोट डूब चुकी थी। सब लोग पानी में अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को हौसला दे रहे थे और तभी उस याच में रखी बोट उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देख के सब उसकी तरफ भागते हैं और जाकर उसे पकड़ लेते हैं। इस छोटी सी बोट से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यहाँ कोस्ट गार्ड वाले इन्हें कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करते क्योंकि उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर इनकी बताई हुई लोकेशन पर भेज दिया था, लेकिन इन लोगों की बोट तो डूब चुकी है और ना तो हेलीकॉप्टर को ये लोग दिखते हैं और ना कोस्ट गार्ड वालों को, और ना ही कोस्ट गार्ड वाले इनसे कांटेक्ट कर पाते। अब उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो चुका था कि शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो सारे लोग अभी भी जिंदा है। अब इसी तरह से सुबह हो जाती है और सब अभी भी उसी लाइफ बोट को पकड़ कर लटके हुए थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मैक के पैरों में जो चोट लगी थी उसका खून अब समुद्र में बहता जा रहा था। उसके खारे पानी की वजह से उसे और दर्द भी होता जा रहा था। तो मार्क कहता है कि क्यों ना हम इस लाइफ बोट पे सिर्फ मैक को बैठा दे, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी, जिससे उसे और तकलीफ होगी, उसे पानी में ही रहने दो। तो जॉन लगातार मैक को हौसला बढ़ाता रहता है। इसी दौरान डेबिलिना ब्रैड से कहती है कि तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो, पर वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी शार्क घूम रही थी जो मैक के खून को स्मेल करके यहाँ तक पहुँच गई थी।
वो सारे ये देखकर हड़बड़ी में उस बोट पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इसी जल्दीबाजी में वो बोट पलट जाती है और सब उसे सीधा करने के लिए किसी न किसी को नीचे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ होने से पहले ब्रैड इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उल्टी बोट पर ही चढ़ जाता है। सब लोग उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसे में तो बोट सीधा हो ही नहीं पाएगी, पर जैसे तैसे करके वो उसे नीचे लाते हैं और फिर बोट को सीधा करके सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तब तक बोट तक शार्क आ चुकी थी, तो मार्क को पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन डेविलिना उसे ऊपर खींच लेती है। अब इसके बाद सब लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई शार्क तो नहीं है, पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक से कोई बड़ी सी चीज़ बोट से टकराती है और सभी फिर से डर जाते हैं। तो यहाँ इनकी फटी पड़ी थी, अब ये जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। लेकिन तभी इनकी बोट फिर से किसी चीज से टकराती है और वो चीज थी शार्क। जॉन सीधा पानी में जाकर गिरता है और उसे देखकर मैग चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसे फौरन ऊपर खींचते हैं, लेकिन अब यहाँ जॉन सबको बताता है कि शार्क शोर सुन के ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए हम सभी को चुप हो जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद वहाँ का पानी साफ हो जाता और शार्क वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन आखिर ये यहाँ कब तक रहेंगे? यहाँ तकरीबन इन्हें 31 घंटों से ऊपर हो चुका है और तब से लेकर इन्होंने ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है। समुंदर का पानी भी ये पी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड वाले अभी भी लगे हुए हैं इन्हें ढूंढने के लिए। वो अपने चॉपर बार बार उसी जगह पर भेजते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता क्योंकि ये लोग अब वहाँ से बताई हुई लोकेशन से बहुत ही दूर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है। वहीं मैग अपनी उस चोट से परेशान थी क्योंकि समय के साथ साथ इन्फेक्शन अब बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए जॉन अपनी बेल्ट को उसके पैर पर कसकर बांधने लगता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। लेकिन इसे मैग को बहुत दर्द होता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है, जिससे कि शार्क उनकी तरफ फिर से आने लगती है और ये ब्रैड देख लेता है। और इतना सब कुछ होने के बाद वो थोड़ा पागल सा हो चुका था। उसके साथ ही इस बोट पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा वही डरा हुआ था। तो वो उस बेल्ट को छीन कर पानी में फेंक देता है ताकि मैग चिल्लाए ना। अब इस बात से जॉन गुस्से में आ जाता है और वो उसका सर को पानी में डाल देता है, जिसे देखकर शार्क उसकी तरफ आने लगती है, पर सही मौके पर मार्क उसे हटा लेता है। तब ब्रैड कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मैग पहले से ही मरने वाली है और इसे बचाने के चक्कर में तुम हम सभी को मारना चाहते हो। अब उसकी इस बात को सुनकर सारे लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सब लोग पहले से ही डरे हुए हैं। अब कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन जॉन को नींद ही नहीं आती। वो पूरी रात वहीं बैठकर गुजार देता है। जब सुबह होती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक आइलैंड देखता है, जिसे देखकर वो फौरन पानी में कूद जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। असल में ये उसका बस एक इल्यूजन था। वहाँ पे आइलैंड जैसी कोई चीज नहीं थी और ये तब होता है जब आप पूरी रात जागते रहते हो। और इसी दौरान उसके सारे दोस्त भी जाग जाते हैं। वो जब आसपास जॉन को नहीं देखते तो चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाजें जब जॉन सुनता है तो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो उनसे काफी दूर आ चुका था। पर वो जैसे तैसे करके उनके करीब जाता है, पर तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो उसे अंदर खींच लेती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है। अब वो बोट के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसके दोस्त उसका हाथ भी पकड़ लेते हैं, पर तभी एक शार्क उसे अंदर खींच लेती है। लेकिन इस बार ही उसका खून ही बस ऊपर आता है, वो नहीं आता, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो मर चुका है। सबसे ज्यादा मैग को बुरा लगता है। पूरी राफ्ट पे सन्नाटा छा जाता है क्योंकि इन सब में जॉन को ही समुंदर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी और सबसे पहले ही वही मारा गया था। अब इसी तरह से एक और रात गुजर जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था ब्रैड पागल होता जा रहा था। उसका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं था। वो उसी समुंदर का पानी पीने लगता है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। पर आखिर में मार्क उसे शांत करके बोट पर बैठा देता है। अब उस रात तो अपने आप बिना किसी वजह से वो चिल्लाने लगता है, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो किसी का भी आसानी से दिमागी संतुलन खो सकता है। अब यहाँ ये भूख से भी परेशान थे, तो इन्हें कम से कम समुद्र की मछलियां पकड़कर खा लेनी चाहिए, लेकिन इन्हें मछलियां पकड़ना भी नहीं आता। ये लोग बस खुद को और पैनिक कर रहे थे। वेल अब एक दिन ये सभी लोग ऐसे ही बैठे होते हैं किसी उम्मीद के भरोसे। तभी ब्रैड अचानक से बोट पर खड़ा हो जाता और तेज तेज उछलने लगता और साथ में शोर भी मचाने लगता ताकि वो शार्क उनकी तरफ आ जाए और उन्हें इस मुसीबत से आजादी मिल जाए। ये देखकर मैग रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसे नहीं मरना था। अब सभी लोग उसे शांत कराते हैं, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था और शोर को सुन के एक दो शार्क उनके पास आ चुकी थी। लेकिन आखिर वक्त पे एक बार फिर मार्क उसे शांत करा देता है, पर यहाँ वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इधर मैग अपनी चोट से परेशान थी, उसके पैरों में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। उधर ब्रैड अब जाकर शांत हुआ था। वो राफ्ट के किनारे अपना सर रखकर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से एक शार्क आकर उसे पानी में ले जाती है। वो चिल्लाने लगता है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो जॉन के साथ हुआ था। तो इसे यहाँ मरने की ज्यादा जल्दी थी, इस वजह से ये बोट पर कूद रहा था। और कूद ले बेटा। अब बचे हैं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 लोग। ये क्या करेंगे आगे देखते हैं। इन सब चीजों से मैग सबसे ज्यादा सहमी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसी जगह फंस जाएगी। उसे हर टाइम बस यही डर सता रहा था कि कब उसकी मौत ना आ जाए। उस रात वो डेबिलिना से कहती भी है कि मैंने और जॉन ने सोचा था कि हम कुछ दिनों में शादी कर लेंगे और फिर
उसके बच्चे होंगे, देन हमारी एक अच्छी सी फैमिली होगी। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी। मार्क उसे सहारा देते हुए कहता है कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही करते करते वो रात भी गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि मैग भी अब जा चुकी है, उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर डेबिलिना और मार्क दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था कि मैग के दिन अब काफी करीब है। उसकी पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल चुका था, जिससे वो पूरी सफेद हो गई थी। वो दोनों उसे अपने साथ रखते तो उसकी बॉडी स्मेल करने लगती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे समुद्र में बहा देंगे। वेल वो करते भी ऐसा ही है और उसके लिए प्रे करता है और उसे पानी में छोड़ देता है, जिसके कुछ देर बाद एक शार्क आकर उसे पानी के अंदर ले जाती है और खा जाती है। वेल अब बचे हैं यहाँ पर सिर्फ 2 लोग, और क्या पता ये भी ज्यादा दिन के मेहमान ना हो। वहीं कोस्ट गार्ड वालों को मैसेज मिलता है कि उन्होंने जॉन की बताई हुई लोकेशन को अच्छे से चेक कर लिया है, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला है, ना ही उनकी बोट मिली और ना ही उनकी लाशें। इसलिए उनके परिवार वालों को खबर कर दो। जिसके बाद वहाँ का हेड उन 5 के घर पर कॉल करके उन्हें बारे में बता देता है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा अंदाजा नहीं था कि अभी भी 2 लोग जिंदा हैं। वहीं डेबिलिना मार्क से कहती है कि हमें बोट को पलटना पड़ेगा क्योंकि इसमें खून जमा हो चुका है, जिसकी स्मेल से शार्क दोबारा आ सकती है। लेकिन मार्क के पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके, तो वो उसे हौसला देती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें ये करना ही पड़ेगा। वो मान जाता है क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। अब वो दोनों पानी में कूदते हैं, जिसके बाद वो बोट को पलट देते हैं, जिससे उसमें खून भरा पानी में मिल जाता है। लेकिन अब इन्हें जल्दी से बोट को सीधा करना होगा, वरना शार्क स्मेल सूंघकर पहुंच जाएंगी। डेबिलिना तो बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन मार्क अभी भी पानी में ही रहता है। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक शार्क आते हुए दिखती है, तो वो फौरन ऊपर जाता है और डेबिलिना उसे बोट पर खींच लेती है। तो यहाँ पर किसी तरह से ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन्हें इस समुद्र पर रहते हुए पूरे 131 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने घंटों में इन्होंने ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था, और इसी भूख प्यास में एक और रात गुजर जाती है। लेकिन अगली सुबह इनके लिए एक उम्मीद, एक नई किरण लेकर आती है। मार्क को एक शोर सुनाई देता है। जब वो देखता है तो सामने एक कार्गो शिप आ रहा था। वो फौरन डेबिलिना को उठाता और बोट को छोड़कर उस शिप की ओर तैरने लगता है। और यहाँ दोस्तों इनकी किस्मत अच्छी होती है, कैप्टन उन्हें देख लेता और शिप को रोक देता है। जिसके बाद शिप वाले लोग नीचे लाइफ जैकेट फेंकते हैं, जिन्हें मार्क तो पकड़ लेता है, पर डेबिलिना पकड़ नहीं पाती। उसके पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से स्विम नहीं कर पाती वो। तो मार्क वापस उसे लेने जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे शार्क आ जाती है। पर अहम मौके पर कैप्टन हॉर्न ब्लो करता है और उसकी आवाज सुनकर शार्क वहाँ से वापस भाग जाती है और ये लोग उस जैकेट को पकड़ लेते हैं। उसी दौरान हम इन दोनों की रियल इमेज भी देखते हैं। तो यहाँ इन लोग की जान बच गई थी। अब हमें यहाँ बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आखिर में हमें कुछ फोटोज भी दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद दोनों को 8 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। जिसके बाद डेबिलिना ने अपनी सर्वाइवल जर्नी के बेस पर 3 बुक पब्लिश करी और जिसके साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। तो आपको ये सर्वाइवल दिल थामने वाली कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।